चलिए भाई, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलिए भाई, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। आज हमने आज हम रिवाइज करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फटाफट, जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। ठीक है। ये पार्ट वन है अभी आपका। ठीक है। ये पहला पार्ट है आपका। ठीक है। शुरू किया जाए। चलिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको फटाफट रिवाइज हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने। चलिए भाई, बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्या कह रहा है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। आपको पता है, आपने क्या पढ़ा है पीरियड में जाने पे? एसिडिक नेचर क्या होता है भाई? पीरियड में जाने पे एसिडिक नेचर क्या होता है? पीरियड में जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। जैसे हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ चलते हैं, आपने पढ़ा मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं जनरली। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक होते हैं, जैसे क्रोमियम होता है +6, मैंगनीज +7, ये एसिडिक होते हैं। और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो पहला कह रहा है एसिडिक है, दूसरा कह रहा है बेसिक है, और तीसरा कह रहा है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक भी आपने पढ़ा होगा बहुत सारे, बेरिलियम का, एल्यूमिनियम का, क्रोमियम का +3 में, जिंक का, लेड का, टिन का, ये सब क्या है? एंटीमोनी, ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? ये सब एम्फोटेरिक। चलो, पहला एसिडिक है, दूसरा बेसिक है, तीसरा एम्फोटेरिक। चलो, पहला इस देखो, ये Cl2O7 ये एसिडिक है। ठीक। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, और यहाँ क्या लिखा है? बेसिक। इसका मतलब ये नहीं। बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम की भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो ये तो नहीं है। करेक्ट, पहला तो नहीं। एसिडिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। ठीक है। जिंक ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक होता है, जिंक का भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, और एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक। इसका मतलब ये भी नहीं। तीसरे पे आते हैं, Q2O5 फास्फोरस, नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। चलो, मैग्नीशियम, मेटल, मेटल का ऑक्साइड मैग्नीशियम का बेसिक। टिन ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड क्या होता है भाई? एम्फोटेरिक। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है। चौथे पे आते हैं, ये तो बेसिक है, ये तो एसिडिक है, ये तो एम्फोटेरिक है। नहीं, हमें पहला एसिडिक चाहिए, दूसरा बेसिक चाहिए, तीसरा एम्फोटेरिक चाहिए। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सी आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। चलो, अगले पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्टली मैच्ड? बताओ कौन सा ऑर्डर करेक्टली मैच्ड। कह रहा है पहला आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई? सबसे ज्यादा किसकी होती है? जिनके कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? फुलफिल्ड हो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो। देखो, नियॉन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बेरिलियम है, बोरान है। ये सब कौन से? ये है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स। आपने पढ़ा सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा होता है नियॉन का, करेक्ट, ड्यू टू फुलफिल। फिर उसके बाद होता है फ्लोरीन। एक, फिर उसके बाद एक एक्सेप्शनल केस आता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। क्यों? ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। पढ़ा है आपने। फिर उसके बाद आता है कार्बन। ठीक। फिर कौन आता है भाई? फिर आता है बेरिलियम। फिर आता है बोरान। देन लास्ट में आता है लिथियम। एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी होता है, बेरिलियम का बोरान से ज्यादा होता है। जनरली पीरियड में जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन दो एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे क्या रीजन है? ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्यों पेनिट्रेशन इफेक्ट क्यों है भाई? क्योंकि बेरिलियम का 1s2 2s2 क्या होता है भाई? ये फुल फील्ड, ये फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। बोरान में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके 2p1 में भी आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इसका निकालना ज्यादा आसान। यहाँ पे क्या रीजन है? इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p3 होता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या होता है? p4 होता है, इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन। अब आते हैं, ये ऑप्शन दिया है सबसे ज्यादा होगी नियॉन की, करेक्ट। करेक्ट दिया है। सबसे ज्यादा नियॉन पहले पे, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ज्यादा है। करेक्ट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ज्यादा है। फिर बेरिलियम बोरान में कौन ज्यादा है? बेरिलियम बोरान में बोरान ज्यादा है, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, एस फुलफिल्ड होने की वजह से। इस पे आते हैं। ये ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बताए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज। तो बताओ यहाँ पे साइज किसकी बड़ी है?
आपको पता है निगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है? निगेटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा? शील्डिंग बढ़ेगी, शील्डिंग बढ़ने से क्या होगा? रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ने से क्या होगा? साइज बढ़ जाएगी, इससे डिफेक्टिव कम हो जाएगा, इसलिए इसकी साइज सबसे ज्यादा बढ़ी है जिसपे ज्यादा निगेटिव चार्ज। ये जस्ट उल्टा दिया हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जस्ट रिवर्स होगा इसका, इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने पढ़ा है जनरली, थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से ज्यादा है, पढ़ा है आप? चलो अब आते हैं, हमें पता है क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट की ज्यादा होती है सेकंड पीरियड के एलिमेंट से, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट की साइज छोटी होने की वजह से वहां रिपल्सन का चांस, रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड की थोड़ी सी ज्यादा होती है। हमें पता है क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, लेकिन हमने ऑक्सीजन फैमिली में क्या देखा भाई? ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा सल्फर की होती है, फिर सेलेनियम की होती है, फिर टेलोरियम की होती है, पोलोनियम सबसे लीस्ट होती है, किसकी? ऑक्सीजन की। पढ़ा है आपने? तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ऑर्डर ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे कम, सल्फर सेलेनियम से बहुत पीछे है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, करेक्ट। कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ पीरियड में जाने पे क्या होती है भाई? पीरियड में जाने पे इंक्रीज करती है। नाइट्रोजन पहले, नाइट्रोजन से ज्यादा तो सल्फर होगा, सल्फर से ज्यादा तो क्लोरीन होगा, ये देखो। और यहाँ पे ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है? क्लोरीन ज्यादा एसिडिक होगा सल्फर से, क्योंकि पीरियड में जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आ गया पहला, फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, तो हम सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आप सारे स्टेटमेंट को चेक किया करें, जब एग्जाम दे रहे हो एग्जाम के टाइम पे नहीं चेक करना, एग्जाम के टाइम में एक ढूंढना है बस, 5 सेकंड में ढूंढ लें, 10 में, 15 में, जितनी जल्दी ढूंढ लें वो बेटर। लेकिन जब खुद से प्रैक्टिस करें तो सारे ऑप्शन को चेक करो ताकि तुम्हारी चीजें क्लियर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताओ। कह रहा है जॉन न्यूलैंड इंट्रोड्यूस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, सही बात है, उसने केमिकल प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया, मतलब उसने एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिलेट किया मास से ना, तभी तो कहा उसने न्यूलैंड कि जो पहला है, जो एट्थ एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? एक जैसी होती है। मेंडलीव वर्क ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड लोथर मेयर वर्क ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी, सही बात है, लोथर मेयर ने अपना एक कर्व ड्रा किया था, पता है ना, जो फिजिकल प्रॉपर्टी का कर्व था, जो फिजिकल प्रॉपर्टी का कर्व था, फिजिकल प्रॉपर्टी के कर्व को उसने ड्रा किया, किसके साथ भाई? उसने ड्रा किया था किसके साथ? एटॉमिक मास के साथ। तो ये भी एकदम करेक्ट है कि लोथर मेयर किस पे काम कर रहे थे भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी पे वो काम कर रहे थे जब, और लोथर के मेंडलीव ने जनरली किस पे काम किया? केमिकल प्रॉपर्टी पे। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ भी हो सकता है, मतलब वाई एक्सिस पे आप बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वैल्यू, डेंसिटी कुछ भी रख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ। और लोथर मेयर कर्व पे आपको बताया सबसे टॉप पे किसको रखा उसने? अल्कली मेटल को, बॉटम पे अल्कलाइन, बॉटम पे ट्रांजिशन एलिमेंट को, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और असेंडिंग कर्व में किसको रखा उसने? हैलोजन को, और डिसेंडिंग में लिखा अल्कलाइन अर्थ मेटल को। उसको याद रखें हम, लोथर मेयर प्लेस अल्कलाइन अर्थ मेटल एट टॉप ऑफ द कर्व, नहीं, टॉप पे तो उसने अल्कली मेटल को रखा है, उनसे इनकरेक्ट पूछा, इसका मतलब इनकरेक्ट यही है फिर। चलो, लोथर मेयर प्लेस ट्रांजिशन मेटल एट द बॉटम, हाँ ये करेक्ट। बॉटम पे किसको रखा उसने? ट्रांजिशन एलिमेंट को तो रखा था उसने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, बताओ भाई, कौन सा करेक्टली मैच है, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। 109 मेटनेरियम सीबोर्जियम, 104 मेंडेलिवियम, 106 101 रदरफोर्डियम, कैसे ये? सीबोर्जियम 106 होता है, मेंडेलिवियम 101 होता है, रदरफोर्डियम 104 होता है, ये हमारा करेक्ट। मेटनेरियम 109, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आप कुछ याद रखें, 101, बोरियम 107, 104, 106, 107, 110 और 111, ये आप याद रखें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, अच्छे साल।
जो आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कह रहा है 37 अल्कली मेटल को ब्लॉक करता है। सही बात है, जब नोबल गैस 36 पे खत्म होगी, स्टार्ट कहाँ से होगी आपको पता है? क्रिप्टॉन पे जब पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक खत्म होगा और क्रिप्टॉन कितने पे होता है भाई? तो अगला जो पहला आएगा वो 37, वो तो इस ब्लॉक का होगा, वो तो करेक्ट। एटॉमिक नंबर 88, 88 कहाँ पे आएगा भाई? तुम्हें पता है क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन आता है, जेनॉन के बाद आपको पता है रेडॉन आता है, रेडॉन होता है 86। जब ये 86 पे खत्म हुआ, 87 होगा अल्कली मेटल और 88 होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। सही बात है। एस और पी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ये भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं या मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है हमारा? करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्या है? ये तो रेडियम है ना। एटॉमिक नंबर 92 बिलोंग्स टू इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या 92 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है? इनर ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? ब्लॉक। बताओ ब्लॉक कहाँ से कहाँ लाई करते हैं? आपको पता है 58 से लेके 71, मतलब सीरियम से लेके ल्यूटेनियम तक। फिर कहाँ से चालू होता है भाई? 90 से लेके 103 तक। थोरियम से लेके लॉरेंसियम। क्या इस बीच में है वो 92? हाँ, इसी बीच में तो है यहाँ। इसका मतलब है ये भी क्या है? ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि वो तो क्या है? वो आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगला क्या है भाई? एटॉमिक नंबर 38 बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट। सही बात। 38 तो ये है, इसमें आता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आता है, क्योंकि जब 36 पे खत्म हुआ, जब 37 अल्कली मेटल है तो 38 तो अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। तो कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट है, नहीं मतलब डी कह रहा है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं भाई? ऐसे एलिमेंट जिनका डी सबसेल कंप्लीट इनकम्प्लीट हो, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में, चाहे अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या एक्साइटेड, समझ रहे हो ना, जिसमें वो पाए जाते हैं, दोनों में इनकम्प्लीट होना चाहिए। हमें बताया ना, ट्रांजिशन एलिमेंट लास्ट के ग्रुप को छोड़ के, मतलब 12th ग्रुप को छोड़ के, मतलब 12th बी क्या बोलते हैं, सेकेंड बी को हम छोड़ के बोलते हैं, मतलब ये वाली फैमिली को छोड़ के, जिंक कैडमियम और मरकरी वाली फैमिली को छोड़ के बाकी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है सब क्या है? सबको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, चलो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम। सही है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है भाई? लिथियम, बेरिलियम, बोरान। लिथियम के नीचे कौन है? सोडियम। सोडियम के नीचे कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बगल में कौन है? एल्यूमिनियम। बोरान के बगल में कार्बन है, सिलिकॉन। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है ये? मतलब इनका जो चार्ज टू साइज रेशियो होता है क्या, वो अप्रोक्स इक्वल होता है, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी अप्रोक्स सेम होती है, तो है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, कह रहा है कि बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। एकदम करेक्ट बात है, ये इनकरेक्ट पूछा, ये तो करेक्ट है। कह रहा है लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ फॉर्म नाइट्राइड। सही बात है, दोनों नाइट्राइड बनाते हैं। रीजन क्या है कि दोनों क्या है? दोनों नाइट्राइड बनाते हैं भाई। ये बनाता है और ये क्या बनाता है भाई? ये दोनों नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? दोनों नाइट्राइड बनाते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? कर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। अच्छा, अच्छा, बताओ क्या सही है? हम्म पॉलिंग स्केल पे, अगर मैं पॉलिंग स्केल की बात करूं, वहां लिखा नहीं है एक्चुअल में। पॉलिंग स्केल पे देखोगे तो पॉलिंग स्केल पे क्लोरीन की ज्यादा है नाइट्रोजन से, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटली देखते हो, जो एक्चुअल में देखते हो एक्सपेरिमेंटली, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है क्लोरीन से। क्या होती है? चौथे स्टेटमेंट में आ जाते हैं। चौथा चेक कर लेते हैं, उस पे बाद में आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आर्सेनिक इज ग्रेटर देन जर्मेनियम ऑन पाउलिंग स्केल। बताओ, नाइट्रोजन यहाँ है, फास्फोरस यहाँ है, आर्सेनिक यहाँ आता है। ठीक है, आर्सेनिक ये कार्बन, सिलिकॉन और उसके जस्ट बगल में जर्मेनियम। कह रहा है आर्सेनिक की ज्यादा होगी इससे, जर्मेनियम से। ये देखो, पीरियड में जाने पे क्या होता है? पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, सबको पता है, देख लो। तो इसीलिए आर्सेनिक क्या होगा? जर्मेनियम से बड़ा होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है।
इसका मतलब ये आपको पाउलिंग स्केल पे नहीं पूछ रहा है, वो एक्सपेरिमेंटल पूछ रहा है एक्चुअली क्या होता है। पाउलिंग स्केल पे तो उसी की ज्यादा है, यहाँ पे पाउलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इनकरेक्ट यही माना जाएगा। जब क्लोरीन की एक्सपेरिमेंटली नाइट्रोजन से कम होती है, अगर ऐसा बोले पाउलिंग स्केल पे तब तो क्लोरीन के ज्यादा है। नहीं बोला है तो आपको इसी की बात करना है, किसकी? इसी की बात कर रहा है, एक्सपेरिमेंटली की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एटॉमिक नंबर 109 बिलोंग्स टू, बताओ। कह रहा है ये ट्रांजिशन एलिमेंट belongs to D block and ninth group. Correct, belongs to representative element. It belongs to seventh period. 109 क्या है, ब्लॉक का है? नहीं। आपको पता है ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 से 103, मतलब 103 के बाद है। इसका मतलब ये एक्चुअल में 109 जो होगा वो आएगा तो सेवेंथ पीरियड में, क्योंकि टोटल कितने एलिमेंट है आपके? टोटल तो 118 ही है, और लास्ट पीरियड में 32 होते हैं। इसका मतलब ये आएगा तो सेवेंथ पीरियड में। सेवेंथ पीरियड कहाँ पे है? ऑप्शन ढूंढ लो, देखो यहाँ पे। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी चेक कर लो भाई। ये ऑप्शन आपका करेक्ट। कह रहा है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं, ये डी ब्लॉक पाया जाएगा, कैसे पता? क्योंकि आपको पता है पीरियडिक 113 से लेके 118, ये पूरा पी ब्लॉक लास्ट के 6 ग्रुप, तो 113 से पीछे है ये एक्चुअल में डी ब्लॉक का एलिमेंट। डी ब्लॉक का एलिमेंट, और डी ब्लॉक के एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव थोड़े होते हैं, वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, एक्सेप्ट ट्वेल्थ ग्रुप ना, तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग। It belongs to D block and ninth group। अरे क्या ये नाइन्थ ग्रुप का है क्या? बताओ आप कैसे चेक करोगे, बताओ क्या ये नाइन्थ ग्रुप का है? या तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, या आप गेस कर लो। आपको पता है ना जिंक 113 पे खत्म हुआ ये, 113 के पीछे क्या रहा होगा? 112, 112 के पीछे 110 रहा होगा, 110 के पीछे 109 रहा होगा, बीच में 111 भी आएगा, ठीक है। अब 109 बताओ कौन सा पीरियड, पता है ये कौन सा पीरियड है? ये डी ब्लॉक के जस्ट बगल में, ये 13 पीरियड ग्रुप है। ये 12th है, ये 11th है, ये 10th है, ये 9th। एक्चुअल में ये 9th ग्रुप का है। देखो कितनी अच्छी बात है। देखो कैसे चेक कर लो, 112 मतलब 12th ग्रुप, एकदम लास्ट पीरियड की बात चल रही है, देखो। 118 का मतलब 18 ग्रुप, फाइनल लास्ट। 113 का मतलब 13 ग्रुप, 111 का मतलब 11 ग्रुप, 110 का मतलब 10th ग्रुप, 109 का मतलब 9th ग्रुप। ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट क्या है आपका? ये भी करेक्ट। कह रहा है इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी करेक्ट। इसका मतलब है हमसे शायद इसमें इनकरेक्ट पूछा हो, इनकरेक्ट तो एक ही है। मान लेते हैं कि 109 के लिए बिलोंग्स टू का मतलब ऐसा है कि इसमें बताओ कौन सा सही है। इसका मतलब इसके 3 स्टेटमेंट सही है, मतलब हमसे रॉन्ग पूछा, रॉन्ग समझ जाओ सी है ना। चलो ये बढ़िया था क्वेश्चन। आगे बढ़िया है। समझ गए ना कैसे देखना है? लास्ट पीरियड में क्या है भाई? लास्ट पीरियड 118 पे खत्म हो रहा है तो 18 ग्रुप, 18 ही ग्रुप तो होता है नोबल गैस का। चलो आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट है, xenon दिया हुआ है, इट बिलोंग्स टू। अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट वाला। इसको देख के आप बताएं, बताओ ये कौन से ग्रुप का है? पहले आप सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, सबसे आसान तरीका वही है, सबसे काउंट कर लें पहले। xenon कितना होता है सबको पता है, 54, 56, 57 और 2 58 है। 58 पता है ना कौन सा है? 58 होता है 4f सीरीज का पहला एलिमेंट, सेरियम। सेरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, मतलब ये 4f सीरीज का है, मतलब ये छठे पीरियड का है, मतलब ये एफ ब्लॉक का है। करेक्ट। पूरे ब्लॉक के एलिमेंट किस में आते हैं भाई? पूरा ब्लॉक थर्ड ग्रुप में आता है। थर्ड ग्रुप बोलो, या रोमन में इसको थर्ड बी बोलते हैं। करेक्ट। अब देख लो ऑप्शन पे आ जाते हैं। फिफ्थ पीरियड का है? नहीं, ये तो रॉन्ग। सिक्स पीरियड एंड डी ब्लॉक, नहीं वो ब्लॉक का। सिक्स पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, हाँ ये सही। छठे पीरियड का, और कौन सा ग्रुप है? थर्ड। आगे बढ़े, सिक्स पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? समझ गए? हर क्वेश्चन आ सकता है। लोकेट करो, लोकेट लोकेशन पे कुछ भी पूछ सकता है, चार ऑप्शन बना के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताओ।
ऑर्डर ऑफ साइज, ये ऑर्डर सही है क्या? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कह रहा डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती ही जा रही है। क्या सही बात है? नहीं, एक एक्सेप्शन है, पता है ना कहाँ पे? मैं करेक्ट वाला लिख लेता हूँ मैं। ये एक्चुअल में ऑर्डर ये होता है, एक्चुअल में ऑर्डर ये वहां देखो उल्टा है, एल्यूमिनियम यहाँ होना चाहिए था। एल्यूमिनियम की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, रीजन क्या पड़े हो? जैसे ही हम गैलियम में जाते हैं डी इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है, क्या जैसे एल्यूमिनियम से गैलियम में आते हैं डी इलेक्ट्रॉन मिल जाता है आपको, डी। इसी को हम बोलते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी शील्डिंग क्या होती है आपको पता है? डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होती है। पुअर होने की वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन थोड़ा सा, शील्डिंग पुअर होगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई? अट्रैक्शन थोड़ा सा डोमिनेटिंग कर जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ने से थोड़ी सी साइन घट जाती है। और क्या माना जाता है? एल्यूमिनियम थोड़ा सा ज्यादा। अगर ऐसा ऑप्शन ना हो, अगर ऑप्शन ऐसा हो कि वेजेस बराबर है तो भी इसको ये ना रहा तो इसको भी मार्क कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अब आते हैं, इसका मतलब पहला तो रॉन्ग, पहला तो रॉन्ग। कह रहा है निकेल, हाँ चल, निकेल आता है 3D सीरीज में, उसके बाद है पैलेडियम, उसके बाद है प्लेटिनम। तुमने क्या पढ़ा है भाई? ट्विंस एलिमेंट क्या बोलते हैं? ट्विंस ही बोल सकते हैं, या हम बोलते हैं कि 4D और 5D सीरीज की साइज क्या होती है? इक्वल होती है। रीजन क्या बताया गया? रीजन क्या पढ़ा आपने? इसके पास 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग क्या होती है भाई? पुअर। शील्डिंग पुअर से होगा क्या? जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, मतलब अट्रैक्शन बढ़ता है। अट्रैक्शन बढ़ने से साइज थोड़ी सी छोटी होती है, और जस्ट क्या माना गया है कि जस्ट बराबर हो जाती है। देखो यहाँ पे, ये ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया करेक्ट कलर, पैलेडियम प्लेटिनम के जस्ट बराबर है, वो निकेल से बड़ा है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बी ही होगा। कह रहा हाँ चलो, अब इस पे आते हैं, ये क्यों नहीं सही है? क्या स्कैंडियम आपने पढ़ा होगा साइज? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज तक घटती है भाई साइज। क्या होती है? उसके बाद अप्रोक्स क्या हो जाती है? क्या पढ़ा आपने? मैग्नीज के बाद क्या आता है भाई? आयरन। फिर आयरन, कोबाल्ट, निकेल तक कांस्टेंट रहती, फिर थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ने का रीजन क्या है? बढ़ने का रीजन ये है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन D10 होता है। D10 का मतलब बहुत स्टेबल है, मतलब वो अट्रैक्शन एकदम वीक हो जाता है। अट्रैक्शन वीक हो जाएगा मतलब शील्डिंग डोमिनेट करने लगेगी, शील्डिंग थोड़ा ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से इसके पास भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? इसके पास भी, तो अगर हम 12 ना लिखें तो S2D9 ही लिखते हैं, तो इसके पास भी एक ही अनपेयर है, उतना अट्रैक्शन नहीं होता, शील्डिंग इसकी भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो रीजन वही है कि शील्डिंग थोड़ी सी बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है? थोड़ी सी साइज बढ़ जाती है। थोड़ी सी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि इनसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? इनसे छोटी ही रहती है, इनसे इनसे सबसे छोटी ही है। ऐसा नहीं कि कॉपर जिंक की इनसे ज्यादा होगी, नहीं, इनसे छोटी है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम से, समझ गया? इनसे छोटी है साइज वो, कॉपर और जिंक की, समझ गया? इसको भी याद रखना। कह रहा है स्कैंडियम की बड़ी है तो ठीक है, लेकिन कह रहा है टाइटेनियम बड़ा है। अच्छा हाँ, ये भी तो सही है। अरे भाई, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट था, हमने इसको चेंज नहीं किया। चलो इसको, इसको समझ गया ना? ये ऑप्शन भी क्या है आपका? करेक्ट है। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, टाइटेनियम से बड़े होते हैं वो, इतना नहीं बढ़ती। अगर इनसे कंपेयर करना हो, मैग्नीज से, आयरन से, कोबाल्ट से, निकेल से, उनसे बड़ा है कॉपर से, बाकी से नहीं बड़ा है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला भी ऑर्डर करेक्ट, मतलब ये ऑप्शन जो लिखा था एक्चुअल में करेक्ट लिखा था। तो पहले ये, और ये ऑप्शन रॉन्ग था उस हिसाब से। अब इस पे आते हैं, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। नहीं, आपको पता है नियॉन के पास वन पर वॉल्स रेडियस होती है, ये तो रॉन्ग है। समझ गए? तो पहले जो ऑप्शन लिखा था इसको अगर भूल जाए तो हमारा सी ऑप्शन मैच कर जाता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताओ भाई, बताओ फट से सॉल्व करो, क्या आएगा? जल्दी बताएं आप, फटाफट। करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग इज आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कितनी खराब! आयनाइजेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होती है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है हम किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, हम किसी से छीन रहे हैं भाई, छीनेंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी? इसका मतलब है पहला तो रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज इंडोथर्मिक, ना ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मसला क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्या, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तब तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, क्या लेना चाहे,
इलेक्ट्रॉन लेगा, किस लिए लेगा? स्टेबल होने के लिए। और जब स्टेबल होगा तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी क्या बोली जाती है भाई? उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव बोली जाती है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहे। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? उसकी निगेटिव, मतलब डेल्टा एच जी। प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहे, तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, नहीं लो, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी याद रखना। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर किसी पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन तुम दे चुके हो, तो उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन दोगे, सेकेंड दो चाहे थर्ड दो, तब इनके बीच में क्या होने लगेगा? रिपल्सन होने लगेगा। तब तो प्रोसेस एंडोथर्मिक ही रहेगा ऑलवेज। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑलवेज एंडोथर्मिक। इसको आप याद रखें। तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इन पीरियड, एकदम सही बात। इलेक्ट्रोइफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बोरान इज ग्रेटर देन बेरिलियम। कह रहा है बेरिलियम, आपने पढ़ा है कि जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है इन पीरियड। पीरियड में जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। बोरान तो बाद में आता है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट। बोरान का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा। आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा होती है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज बताओ। पीसीएम, ये आयोनिक साइज की बात। आप सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लें। क्या लिख लें भाई? आप सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे। यहाँ पे है -1, करेक्ट। यहाँ पे क्या है आपका भाई? -1। इस पे आया -1, तो इस पे 3 माइनस है, तो इस पे क्या देगा? +3। क्लोरीन पे आया -1, तो 5 क्लोरीन है तो +5। आपको पता है आयोनिक साइज में अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज घटती है। सबको पता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होने से शील्डिंग खराब होती है, शील्डिंग खराब होगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम होगा। चलो इधर आते हैं। ऑक्सीजन पे है -2, तो आयरन पे क्या आएगा? +2। ठीक। यहाँ पे 3 2 जा 6, तो इस पे कितना आएगा? 2 3 जा 6। +3 +2 से बड़ा होगा? नहीं। जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज छोटी होगी। ठीक है। मैंगनीज पे ये -2 आया, तो इस पे आएगा +2। 3 2 जा 6। तुमको पता है कि पूरा चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। कह रहा +3 +2 से बड़ा है ना? ना, ये भी रहा। चलो इस पे आ जाते हैं। -2 है तो 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। इसका मतलब इसमें तो एक भी करेक्ट नहीं है, सब रॉन्ग। किसी एक को रिवर्स करना पड़ेगा ना। चलो इसको रिवर्स कर देते हैं, इसका ऑर्डर ये मान लेते हैं कि ये नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसकी साइज उतनी ही घट जाएगी। ठीक है। आयोनिक साइज बढ़ा है ना आपने। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता है थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट की क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा हो, फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज्यादा हो। ठीक। ये तो बड़ा है आपने। अच्छा, ऑक्सीजन और सल्फर में बताओ। ऑक्सीजन और सल्फर में आपने पढ़ा है कि सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन के बाद सल्फर आएगा, सल्फर के बाद ऑक्सीजन आएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई? क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन। वही तो देखे थे थोड़ी देर पहले। ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में सबसे कम होती है, यही पढ़ा ना आपने। चलो, साइज ऑफ, क्या लिखा है भाई? क्या कह रहा है? साइज ऑफ। अच्छा, ये तो अजीब सा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है? साइज ऑफ F-3, साइज ऑफ HF, HF का मतलब हॉफनियम, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू HF नहीं, यह है जिरकोनियम। ये ऑप्शन। साइज ऑफ हॉफनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जिरकोनियम, बताओ। बताओ कि भाई टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम आता है, जिरकोनियम के नीचे हॉफनियम। आपको बताइए 4D सीरीज का है, और ये 5D सीरीज का है।
हमने पढ़ा है कि इनकी साइज बराबर होती है, क्यों होती है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया भाई? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन, यहाँ पे लिखोगे 4f, क्या लिखोगे? यहाँ 4f करो, यही है, यही आंसर, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही आपका करेक्ट रीजन वही है ना कि इसकी पुअर शील्डिंग होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उसकी साइज थोड़ी सी जस्ट बराबर हो जाती है 5। चलो इसका बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी मेंशन, बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ। आपने पढ़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ऑक्साइड नहीं है, हाइड्राइड है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है हाइड्राइड के केस में? पीरियड में जाने पे बढ़ती है, ग्रुप में जाने पे घटती है, यही ना? बताओ, वो बताए। एच एफ, एच एफ इज मोर पोलर ना, इसकी पोलैरिटी भी तो ज्यादा है, तो हाइड्रोजन आसानी से डिसोसिएट हो जाए। एसिडिक स्ट्रेंथ एच एफ की ज्यादा होती है H2O से, ये तो रॉन्ग। एच एफ की सी एल से टाइप अच्छी है डाइपोल मोमेंट, दूसरा है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट दो फैक्टर पे, तो डेल्टा काई और एक साइज, और एक किस पे डिपेंड करता है भाई? इसको ऑप्शन की ऑप्शन, किस बात पे डिपेंड करता है? एक तो डेल्टा काई पे और दूसरा साइज। साइज वाला फैक्टर यहाँ से आता है, ये पढ़ा ना, म्यूजिकल टू की विन टू टी, हो गया आप। एक्चुअल में हाइड्रोजन के केस में उतना काम नहीं करते क्योंकि साइज बहुत छोटी होती है, तो यहाँ पे जो एच एफ हाइड्रोजन वाले केस में मेनली डोमिनेटिंग कौन होता है? डेल्टा काई। तो डेल्टा काई सबसे ज्यादा किसका है? एच एफ का। फिर एच सी एल का। डेल्टा काई सबसे ज्यादा कहाँ है? अगर यही सी एच थ्री आ जाता, हाइड्रोजन की जगह कोई एल्काइल ग्रुप लगाते हैं, तो आपको पता है कि सी एल पहले आ जाता है। आपको पता है कि सी एच थ्री सी एल का डाइपोल मोमेंट सी एच थ्री एफ से ज्यादा होता है। रीजन क्या है? वही म्यू बराबर क्या होता है? Q इंटू डी। डी का मतलब क्या होता है? जो चार्ज का सेपरेशन है, जो डाइपोल बनेगा वो चार्ज का सेपरेशन ज्यादा दूर तक हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं मिथाइल है, साइज बड़ी है। तो चार्ज के सेपरेशन का मतलब डी बढ़ने की वजह से थोड़ा सा जब दोनों फैक्टर एक साथ कंबाइन करते हैं, डेल्टा काई भी कुलीन, यहाँ डेल्टा काई कुलीन और फुल्लिन में ज्यादा फर्क नहीं है, कुलीन का 3.1 है और उसका 4 है, 3 मान लो। तो लेकिन जब ये वाला फैक्टर आता है डिस्टेंस वाला, तो वो थोड़ा सा डोमिनेट कर जाता है किस पे? डेल्टा काई में, जब दोनों को मर्ज कर, तो इसलिए यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन थोड़ा दूर हो जाता है, इसीलिए। चलो बेसिक स्ट्रेंथ सही बात है यार, बेसिक स्ट्रेंथ पता है डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है, तो एकदम करेक्ट है, बेसिक स्ट्रेंथ सही है, ये भी सही। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं, ये O2 माइनस है, O2 प्लस होता तो ऑर्डर सही होता। अगर O2 प्लस होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके भाई? साइज के। ये वाला ऑर्डर करेक्ट, अगर ये प्लस होता तो ये भी सही होता। ये ऑर्डर बेसिक, अगर इसी में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछते हैं तो जस्ट ऑर्डर रिवर्स होता है, ठीक है। ग्रुप में जाने पे नीचे जाने पे क्या होता है? पीरियड में, ग्रुप में नीचे जाने पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है। पीरियड में जाने पे भी बढ़ती है। अगर हम एक पीरियड में जा रहे हैं और ग्रुप में जाने पे, पीरियड में जाने पे हम पाई देखते हैं, पाई बढ़ता है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ग्रुप में जाने पे क्या बढ़ता है भाई? साइज बढ़ती है। साइज बढ़ने से क्या होगा? साइज बढ़ने से क्या होगा? जो उनकी ओवरलैपिंग है वो खराब हो जाती है ना, तो ओवरलैपिंग खराब होगी तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, तो हाइड्रोजन आसानी से वो दे देगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई? क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फ्लोरीन के बाद सल्फर की, सल्फर के बाद तो वही वाला सेम क्वेश्चन आ गया क्या? चलो तो आगे बढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग में है सडन जंप इन थर्ड एंड फोर्थ आयोनाइजेशन, कह रहा है किसमें सडन जंप आएगा? अगर हम थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो बताओ, सबसे ज्यादा गैप किसमें है? थर्ड और फोर्थ का मतलब क्या होता है? कि वो 3 इलेक्ट्रॉन इजीली देगा।
वो 3 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, मतलब इस आसानी से डोनेट कर, और चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मतलब वो स्टेबल हो चुका होगा, या तो नोबल गैस बन गया हो, हाफ फील्ड बन गया हो, कुछ तो बन गया होगा। बताओ इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से देगा? ये 12 है, ये 11 है, ये 13 है, ये 10। अगर आपसे फर्स्ट पूछा जाता तो इसकी फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड पूछा जाता तो इसकी सेकंड मैक्सिमम है, क्यों? एक इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये नोबल गैस बनेगा। थर्ड पूछा जाता तो इसकी थर्ड मैक्सिमम है, और इसकी कौन सी मैक्सिमम है? फोर्थ मैक्सिमम। जो सडन जंप आया थर्ड और फोर्थ का, मतलब उसकी फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। कौन देगा भाई? वो एल्यूमिनियम है, जो 3 डोनेट करने के बाद नोबल गैस बन जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताओ क्या हो? वही उसी पे बेस्ड है, 4 सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी लगी, किलो जूल पर मोल, इतनी लगी, 60 लगी, 120 लगी। हम देखते हैं कि अचानक से जंप कहाँ पे आया, सडन जंप कहाँ देखने को मिल गया। देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 15 का आ रहा है, यहाँ पे भी जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 20 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे बहुत कम 15 का गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो 60 किलो जूल पर मोल का गैप आ रहा है। ठीक है, 60 किलो जूल पर मोल का गैप आ रहा है। तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालने हैं? जहां पे जंप ज्यादा आएगा, इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो निकल गया आसानी से, दूसरा निकाला मतलब आसानी से निकल गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया, लेकिन तीसरे के बाद जब चौथा निकालने तो गैप ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के बाद वो स्टेबल हो गया, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी मानी जाएगी? 3। इसका मतलब वो क्या हो सकता है? वो एल्यूमिनियम ही हो सकता है। मगर ऐसा होता कि सेकंड थर्ड में जंप आता तो कैल्शियम मैग्नीशियम कुछ भी हो सकता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है। और उसका पहले ही इलेक्ट्रॉन निकालने में जंप ज्यादा आ गया, फर्स्ट और सेकंड में ही जंप ज्यादा है, इसका मतलब अल्कली मेटल। चलो अगला भी, जो फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन है हाईएस्ट सेकंड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो स्टेबल हो जाए। बताओ भाई, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे सबसे, मैं सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। एक निकालोगे, दो, दो चार, तो छह, छह बचा, मतलब कार्बन बचेगा। एक निकलने के बाद मैं लिख रहा हूँ 7 है, 7 से नहीं, दो चार, अरे यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ, इसको 2p3 कर लो, ठीक है। 2 2 4 यहाँ पे क्या बचा? नाइट्रोजन बचा, ठीक। चलो ठीक। 2 2 4 6 10 और 2 12, 12 से एक निकला तो क्या बचा? सोडियम। 2 2 4 और 4, अरे यार कुछ तो मसला है इस 3, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़। यहाँ पे 2p6 हुआ तभी तो 3s1 आएगा। चलो तो इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं आएगा, क्या आएगा भाई? यहाँ पे आएगा नियॉन, ठीक है। चलो यहाँ से एक निकालोगे तो ये नाइट्रोजन बन जाएगा। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये है नोबल गैस, इसका मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? समझिए, सबसे कम इसकी होगी, मिनिमम पूछता तो इसकी होगी, क्योंकि तो सोडियम है भाई, अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। समझ गए? वो तो फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, वो नोबल गैस बनना होता है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी बाकी वाले ग्रुप के एलिमेंट से भी कम होती है, तो अल्कली मेटल की तो अल्कलाइन अर्थ मेटल से भी कम रहती है, ठीक है। चलो, which of the following is the correct order of electronegativity? बताओ। हमको पता है पीरियड में जाने पे काई बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पे काई घटता है, जनरली यही देखे हो। वाह। चलो अब बताओ सबसे ज्यादा कौन? सब पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन ही होता है, सबको पता है। फ्लोरीन के बाद सब सेकंड मोस्ट ऑक्सीजन आता है ना। इसमें क्या पूछा है? करेक्ट पूछा। अच्छा इसको देख लेते हैं पहले। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर इधर है, सेलेनियम नीचे, तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, अरे घटती है। काई क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है, इसका मतलब पहला वाला आर्डर तो सही है। दूसरे पे आते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन इधर होता है, ऑक्सीजन यहाँ होता है, फास्फोरस यहाँ है, सल्फर यहाँ।
इन दोनों की तो इन दोनों से ज्यादा होगी क्योंकि ये जनरली ऊपर है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तो फास्फोरस सल्फर से ज्यादा ही होती है। तो इनमें सबसे ज्यादा किसकी है भाई? ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन की। इन दोनों में पीरियड में जाने पे बढ़ेगी, देन सल्फर देन फास्फोरस। अरे ये तो ये भी सही, इसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, ठीक है। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम। चलो सबसे, ये चार है, ये है और ये है। पीरियड में जाने पे बढ़ती है, ठीक है, और नीचे आने पे घटती है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस तो ऊपर है, इनकी सबसे ज्यादा होगी, फिर टेल्यूरियम, और ये भी सही है। तो इसको भी चेक, अरे ये तो वही वाला ऑप्शन है, कौन सा? चौथा वाला ऑप्शन। कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को ऐसे करके ऐसे कर। अच्छा, हमसे करेक्ट ही पूछा है। चलो चौथा ऑप्शन जो है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सेम है ना, पहला और चौथा सेम है, तो हम क्या कर दें इसको, ऑल ऑफ दिस करते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन आता है, क्योंकि पहला और चौथा ऑप्शन क्या है, सेम। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। which of the following is highest second ionization? सेकंड पूछा, फर्स्ट नहीं, पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है भाई, आर्गन। क्रोमियम का क्या होता है, 24 का ही होता है। कॉपर का भी आर्गन आएगा, 4s1 आएगा, 3d10 आएगा। कैल्शियम क्या होता है भाई, कैल्शियम होता है आर्गन, 4s2। वेनेडियम क्या होता है, आर्गन, इंडियम, और क्या आता है, 3d, क्योंकि वेनेडियम होता है 23। अब हमसे कह रहा है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है, क्या पूछ रहा है भाई? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा इसका, तो ये चला जाएगा, ये हट जाएगा। देख रहे हो ये क्या बनना है, एक इलेक्ट्रॉन हटाते ही ये क्या बनना है भाई, ये तो फुल फील्ड बन रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा तो इसी की। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो उसी की होगी, बात खत्म। समझ गए? हम्म, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन सल्फर यहाँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ। तुम्हें लग रहा होगा सल्फर ऊपर है ब्रोमीन नीचे, लेकिन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है, ये बात आप याद रखें। ठीक है, क्योंकि हैलोजन होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है पीरियोडिक टेबल। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा आती है, ये तो नहीं होगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ठीक, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी। अब हमारे पास कौन कौन है उसको मार्क कर लो, सल्फर है, सेलेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी। ऊपर है सल्फर, ऊपर है सबसे ज्यादा सल्फर की है, आर्सेनिक और एंटीमोनी में, आर्सेनिक और सेलेनियम में सेलेनियम की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पीरियड में जाने पे बढ़ती है और ग्रुप में आने पे घटती है, इधर जाने पे तो घटेगी। इसलिए फिर कौन होगा, आर्सेनिक होगा, फिर एंटीमोनी होगा। ऐसा ऑप्शन है, सल्फर सेलेनियम आर्सेनिक एंटीमोनी, ये तो सही है। इस पे आ जाते हैं दूसरे वाले, दूसरे वाले पे ब्रोमीन भी आपको पता है, ब्रोमीन की सल्फ, ब्रोमीन तो इन सबसे ज्यादा ही होगा, ब्रोमीन तो सल्फर से ज्यादा है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट हो गया। ब्रोमीन सल्फर सेलेनियम आर्सेनिक, ये वाला भी करेक्ट। तो ये गड़बड़ था, इसका मतलब अकॉर्डिंग अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, मतलब यहाँ पे हमें इनकरेक्ट अगर पूछता, इनकरेक्ट पूछता तो इनकरेक्ट चौथा, ये तीनों करेक्ट है तो हमसे इनकरेक्ट एक, तो एक ही ऑप्शन सही होगा, उसका टेंशन मत लो। तो हमारा अगर ये अगर मोर देन वन आंसर है तो आप कोई भी एक मार्क कर, ठीक है, तभी नंबर आपको मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज ना हो। एक मार्क आपको, एक ऑप्शन मिलेगा, आप उसको मार्क करके आगे बढ़ जाए, आगे क्या उसको छोड़ो। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड वंडर वॉल्स रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। वंडर वॉल्स रेडियस क्या होती है भाई, जनरली वो कहाँ पाई जाती है? नॉन बॉन्डेड एटम में, जनरली नोबल गैसेस में हम देखते हैं ना, और वो कोवेलेंट रेडियस जनरली हम कहाँ देखते हैं, बॉन्डेड फॉर्म।
जनरली हम नॉन मेटल्स में हम ये देखते हैं, ठीक है। चलो तो अब देखो वो भी एडजेसेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, हाँ ये भी ध्यान। तो ये दोनों जो एटम है ये नॉन बॉन्डेड और एडजेसेंट, और इनकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है कितनी दी हुई है भाई, 160। तो जो आरवी होगा, जो वाटर वॉल्स रेडियस होगा, दो एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम, यही है ना, ये क्या है आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका हम करेंगे आधा, वही वॉन्डर वॉल्स रेडियस होगी 160/2, कितना आएगा भाई, 80 पाइकोमीटर। ये तो बॉन्डेड एटम के बीच की है, ये जो डिस्टेंस आपको दी है तो बॉन्डेड एटम की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो यहां से जो आएगा वो कोवेलेंट आएगा, तो कोवेलेंट कितना होगा भाई, 120/2, तो कितना आया 60। तो 60 और 80 कहाँ है भाई, ऑप्शन यहाँ पे है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। समझ गए, तो ये था हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई अगला क्वेश्चन है ये, बताओ इस, कह रहा विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर मेंशन बिलो, कह रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में जाने पे बढ़ता है, और होता है जेड इफेक्टिव इंक्रीज इन पीरियड, तो पहला ऑप्शन तो सही है, सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, पीरियड में जाने बढ़ रहा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मसला यहाँ पे खराब है, कहाँ पे, क्लोरीन की सल्फर से ज्यादा होती है, और सल्फ, हाँ देखो ऑर्डर जो एक्चुअल में क्लोरीन की फास्फोरस भी ज्यादा होती है, फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा, ऐसा होता है, यहाँ पे कौन सा आर्गन, तो क्लोरीन की इन दोनों से ज्यादा, इसका मतलब हमसे पूछा क्या करेक्ट, ये तो इनकरेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, नहीं नहीं, पहले तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है नाइट्रोजन की सबसे कम होगी, क्यों, इन चारों में सबसे, क्योंकि ये हाफ फीट है, तो ये इसीलिए ये भी ऑप्शन क्या है, पोलार नेचर। पोलार नेचर क्या होता है भाई, पोलार नेचर होता है वो डेल्टा काई पे डिपेंड करता है, पोलार नेचर क्या होगा, डेल्टा काई पे डिपेंड करेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसी में तो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो कॉमन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो आपको क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन नाइट्रोजन की, देन फास्फोरस, का मतलब डी ऑप्शन बी क्या है करेक्ट, तो दो ऑप्शन आपके करेक्ट मिल गए, ठीक है। ये 2025 में आया था एक क्वेश्चन जिसके दो ऑप्शन करेक्ट है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डाइपोल को, बताओ, डाइपोल में अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे भाई, सबसे ज्यादा किसका था, एचएफ का, क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा का, पीरियड में जाने पे हम क्या देखते हैं भाई, डेल्टा का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका बताना भाई। अच्छा अगर इन चारों का तुम्हें ऑर्डर लिखना हो, क्या हो, जो जिनके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ तो रिपल्सन फील कर रहे हो, जो उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, तो जिनके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनसे निकालना आसान है, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए सबसे डिफिकल्ट किससे निकालना, इन दोनों से, और इन दोनों में किससे डिफिकल्ट निकालना, नाइट्रोजन से, क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड, क्योंकि ये क्या है भाई, ये हाफ फील्ड, उसके बाद O माइनस और S माइनस, बताओ, S माइनस और O माइनस में S माइनस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ऐसा क्यों, क्योंकि सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा देन ऑक्सीजन, इसीलिए सल्फर से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है देन O माइनस, इसीलिए हमसे पूछा गया है लोवेस्ट, तो लोवेस्ट किसकी है, लोवेस्ट है O माइनस की, ये चारों का ऑर्डर, समझ गए, ये हमारा फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग है करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, पीरियड में जाने पे इंक्रीज करता है, ये तो रॉन्ग है, ये सही है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि पीरियड में जाने पे जो पीरियड में आगे आगे की तरफ होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 34 एंड 52, 34 कौन है बता सकते हो, 34 नोबल गैस कहाँ पे होती है भाई, पहले नोबल गैस सोचा करो, नोबल गैस 36 पे होती है,
तो 36 से पहले है मतलब ये ऑक्सीजन फैमिली में होगा ना भाई, 36 देन 35 हाइड्रोजन फैमिली, देन 34 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। को पता है ऑक्सीजन 8 होता है, सल्फर 16 होता है, ये 34 होता है। उसके बाद कौन है भाई, फिर 18 ऐड कर, फिर कौन आता है, टेल्यूरियम आता है, वो कितना होता है 52। फिर कौन आता है, पोलोनियम आता है, 32 ऐड कर दो इसमें ना, कितना 32, तो आएगा 84। तो इसका मतलब है ये देखो, ये दोनों कौन से ग्रुप के हैं भाई, ये कौन से ग्रुप के हैं, सबको पता है ग्रुप 16 में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते, ये तो आसान था। चलो, अब कुछ क्वेश्चन आ गए किसके भाई, ये पार्ट वन है अभी, ठीक है, ऐसे मिक्स मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बताओ। इट टेल्स देयर इज आयोनिक इंटरेक्शन। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या कहा था, कि जो उनका इंटरेक्शन होता है वो आयनिक होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, किसके बीच, बिटवीन लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल आयन। ये जिसका ड्रॉबैक किया, इसका ड्रॉबैक भी क्यों, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड को बताया ही नहीं। चलो, समझ गए, इसने क्या माना कि दिस देयर इज आयोनिक इंटरेक्शन, प्योरली आयोनिक का इसने, ठीक है, मतलब हम इसके इस थ्योरी के हिसाब से तो सही है। मेरा लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस, सही बात है। निगेटिव चार्ज लिगेंड को उसने क्या कंसिडर किया, पॉइंट चार्जेस, और जो न्यूट्रल थे उनको एज अ डाइपोल, तो ये भी सही है। कंसिडर्स ओनली डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, सही बात है, इसने क्या सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया, डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, इसने सिर्फ किसको कंसिडर किया, डी ऑर्बिटल्स को, बस, उसके अलावा इसने कुछ भी कंसिडर नहीं। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, समझ गए। हम्म, आगे बढ़े, कह रहे ज्यादा फॉलोइंग कंपाउंड हाईएस्ट पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 होगा, 4 कर लो क्या, यहाँ पे 4 है, चलो 6 पे भी निकाल दे तो कोई अनपेड उतना ही रहता है। चलो बताओ, कोबाल्ट 3 माइनस है, एफ आपको पता है कोबाल्ट पे क्या आने वाला है, +3, क्योंकि 6 - 6 प्लस देगा और 3 निकल जाएगा। कोबाल्ट +3 का मतलब क्या होता है भाई, आर्गन के साथ लिखो, आर्गन के साथ, चलो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल, कोबाल्ट होता है कितना है भाई, 27, 3 निकाल दो, 3 निकल गए, कितने बचे भाई, 24, 24 का मतलब आर्गन 18, तो डी में कितने बचे भाई, 6 बचे। D6 का मतलब क्या, कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है नहीं, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होनी नहीं है। D6 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4, ठीक है। देखो, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का लिगेंड का कॉन्सेप्ट सिर्फ 3D सीरीज के साथ, 4D 5D सीरीज पे पहुंचोगे, वहां पे सब स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि उनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, मोर अट्रैक्शन होता है, पेयरिंग करा देते हैं। तो सारा मामला स्ट्रॉन्ग और वीक का 3D सीरीज के साथ। बाकी 4D 5D हमेशा स्ट्रॉन्ग की तरह ही काम करते हैं, चाहे कोई भी लिगेंड। वेनेडियम H2O न्यूट्रल होता है, वेनेडियम पे आया +3, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम कितना होता है भाई, 23, 23 से 3 निकाल दो, 3 निकाल दिए, चलो कितने बचे, 20, कितने बचे भाई, 20 आर्गन, और जो बचा वो डी में दे दो, कितने बचे, डी में दो, दोनों अनपेड ही रहेंगे, सही बात। उसके बाद है टाइटेनियम +2, टाइटेनियम कितना होता है भाई, 22, ठीक, दो निकाल दो, बचा 20, 20 बचा, मतलब आर्गन आएगा और डी में 2 आएगा, मतलब मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ। चलो मैंगनीज पे आ जाओ, मैंगनीज पे क्या आएगा भाई, मैंगनीज पे आएगा +2, करेक्ट, 4 -4 प्लस देगा तो हटा दो, मैंगनीज के पास कितना होता है, 25, करेक्ट, 25 से 2 निकाल दो, 2 निकाल दिए, एक नोबल गैस आएगा आर्गन, 18 हो गया, 2 निकाल दिए, 20 हो गया, तो डी में कितने बचे, 5, इसमें तो पांचों अनपेड रहेंगे, इसका मतलब मैक्सिमम अनपेड इसके पास है, वो कौन है, इसका हाईएस्ट पैरम है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा भाई, √5 × 5 + 2, कितना है भाई, 35, मतलब 5.9 के आसपास, करेक्ट, बोहर मैग्नेट्रॉन, समझ गए। चलो आगे बढ़ो।
मैग्नेटिक मोमेंट फॉर D7 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब पता है ना क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है? T2G। फिर जब बच जाता है तो Eg में जाता है, पता है ना आपको? T2G कौन होते हैं? पहले तीन। तो T2G में 6 भर दो और Eg में एक। कितने अनपेड बचे भाई? एक। एक अनपेड बचा। एक अनपेड क्या होता है भाई? एक अनपेड का मतलब क्या? मैग्नेटिक मोमेंट का अंडर रूट वन इंटू वन प्लस वन रूट टू। रूट टू कितना होता है भाई? n+2 होता है ना। n+2 तो मतलब रूट 3 आएगा। रूट 3 का मतलब 1.732 बोहर मैग्नेट्रॉन। कितना? कौन सा ऑप्शन है भाई? फर्स्ट। ये तो आसान आगे। कह रहा है किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम होगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम हो। सबसे ज्यादा लोवेस्ट सबसे। अच्छा, T2G में 6 है। अगर T2G में 6 होगा तो ये भरा होगा पूरा। स्टार्ट के 6 भरे होंगे ना, तो लास्ट में 2 है। ईजी में कितने हैं भाई? ईजी में 2 ही है ना। यही लास्ट के 2 ईजी होते हैं ना भाई आपके। अच्छा। कह रहा है T2G में 5 है और ईजी में 2 है। अगर इधर 5 होगा तो एक अनपेयर्ड इधर भी होगा और 2 उधर है, मतलब इसके पास अनपेयर्ड 3 है। कह रहा है T2G में 5 है। 5 का मतलब एक अनपेयर्ड इधर, एक अनपेयर्ड इधर, मतलब एक n की वैल्यू 2 है। T2G में 6 है और Eg में 3 है। Eg में 3 का मतलब एक और पेयर हो गया, मतलब यहाँ तो n की वैल्यू क्या बची? यहाँ पे n की वैल्यू तो 1 आएगी और यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 है। तो हमसे पूछा है लोवेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, तो कौन है? हाईएस्ट पूछता तो बी होता। ठीक है। T2G में 6 दिया हुआ और Eg का सबका कंडीशन दी हुई। चलो आगे बढ़ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट इज मैक्सिमम? बताओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी मैक्सिमम होती है? स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड देखो। स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड कौन है? कार्बन डोनर। सबसे कार्बन डोनर तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, आपको पता है। तो सबसे स्ट्रांग कौन है? सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई? ऑक्सी। सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि Cn उसमें सबसे स्ट्रांग, फिर अमोनिया, फिर ऑक्सीलेट, फिर वाटर। आगे बढ़ जाए तो आसान है भाई। ज्यादा फॉलोइंग हाईएस्ट CFSC। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा किसमें भाई? सबसे ज्यादा CFSC किसकी आएगी? सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड कौन है इसमें? सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड है DMG। फिर कौन है? फिर कौन है? वाटर। फिर कौन है? Cl है। फिर कौन है? HCl। HCl में पता है सल्फर डोनर होता है। NCS होता तो NCS बहुत अच्छा होता है। NCS की NCS अगर होता तो ये बहुत अच्छा होता, इनसे तो ज्यादा हो जाता। समझ गए? वो ऑर्डर आपके पास होना चाहिए, वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। NCS और SCN में बहुत फर्क है। उसको देखो एक बार, देख अच्छे से जाके। तो सबसे बढ़िया कौन है भाई? सबसे ज्यादा कौन होगी? पहले की होगी। चलो इसका बताओ। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 45 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन का मतलब क्या होता है? लो स्पिन का मतलब है कि पहले इलेक्ट्रॉन T2G में भरा जाता है, फिर Eg में भरा जाएगा। तो हमारे पास T2G में कितने हैं? 5 और Eg में कितने हैं? 0। ठीक। और हमारा फार्मूला है क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का फार्मूला पेयरिंग एनर्जी के साथ है, ध्यान दे। क्या फार्मूला है? 0.6 डेल्टा नॉट, यही ना। इनटू क्या लिखते हो? हम्म ये फार्मूला है। इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फार्मूला है भाई? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 0 क्या फार्मूला बताओ भाई? ये है हमारा 0.6 डेल्टा नॉट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी, यही ना फार्मूला पड़े हो? -0.4। अरे बैरी सेंटर के ऊपर लिखे रहते हो ना इसको, 0.4 को। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, यही ना पढ़ते हो? और प्लस
एन इंटू पी, पी का मतलब है पेयरिंग, एन क्या है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर। अब देखो उसमें एन कहाँ से आएगा, यहाँ से। अब एन देखो कहाँ से आया, एन आया यहाँ से। कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, नॉर्मली भर दो, 5 थे। और यहाँ बोला गया है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो तुमने 2 इलेक्ट्रॉन उठा के एक्स्ट्रा पेयर कर दिए, 2 को तुमने क्या किया, पेयरिंग कर दिया। तो ये जो एन की वैल्यू है एक्चुअल में 2 है, ठीक है। चलो इधर आते हैं अब। 0.6 डेल्टा नॉट, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईजी, ईजी में 0 है, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, इलेक्ट्रॉन टी 2g में 5 है, प्लस कितना लिखोगे, 2p, 5 4 20, तो माइनस 2.0 डेल्टा नॉट प्लस 2p, ऐसा कुछ है। तो हमारा ये फाइनल, हाँ तो हमारा आंसर है बी। आगे बढ़े। चलो, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्या देखा जाता है, अगर कोई कार्बन डोनर, पहले कार्बन डोनर देखो, कार्बन डोनर क्यों देख रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग, जिसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। फिर देखो चिलेशन कहाँ हो रहा है, देन स्ट्रेंथ देखो, समझ गए, ऑफ लीगेंड। तो ये देखने का तरीका है। अगर यहाँ तक सेम हो जाए, अगर यहाँ तक सेम हो जाए, देन चार्ज देखो, चार्ज ऑन सेंट्रल, चार्ज ऑन मेटल, अगर ये भी सेम हो जाए तब क्या करेंगे भाई, तब डाउन द ग्रुप जाओ। डाउन द ग्रुप जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। फिर ये देखते, जैसे निकेल आ गया, पैलेडियम आ गया और प्लेटिनम आ गया, है ना। क्या आ गया, सब +2 में है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ लिगेंड विगेंड सब सेम। तब इसकी, तब ये ऑर्डर होगा। इसको ध्यान रखें, सबसे पहले कार्बन डोनर देखेंगे, फिर चिलेशन, चिलेशन का मतलब वाइड एंडेड लिगेंड, जो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें ज्यादा चिलेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देंगे। जब ये सब कुछ सेम है तो चार्ज देख लेंगे, चार्ज देख सेम हो गया तो डाउन द ग्रुप देख लेंगे, ठीक है। ये देखने का तरीका है। चलो, सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, सबसे ज्यादा इसका, ठीक है। मोस्ट पूछा है ना, हाँ तो वहाँ कार्बन डोनर है भाई, वहाँ क्या है, कार्बन डोनर, इसलिए सबसे वो बेस्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चार्ज मेटल पे ठीक है, लोअर साइज ऑफ मेटल ठीक है, और हायर बेसिसिटी ऑफ एलिमेंट, सब पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, जॉन टेलर डिस्टोर्शन कहाँ ऑब्जर्व होता है बताओ। जॉन टेलर डिस्टोर्शन कहाँ ऑब्जर्व होता है भाई, तो स्प्लिटिंग होने के बाद ये आपका ईजी है, ये आपका T2G। तो इसको याद रखो, जब ईजी जो होगा, जब वो अनसिमेट, तो ऑब्जर्व वहां होता है जहां पे ईजी जो हो वो अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, क्या हो, अनसिमेट्रिकली फील्ड का क्या मतलब है, या तो इसमें एक हो, इसमें एक भी ना हो, ये वाले केस में होगा, या ऐसा हो सकता है एक में दो और एक में एक हो, तो इसमें भी हो जाएगा, ये भी अनसिमेट्रिकल। लेकिन एक भी ना हो तो नहीं होगा, दोनों में एक एक हो तो भी नहीं होगा, दोनों में दो दो हो तो भी नहीं होगा। तो जब क्या हो, इजी क्या हो, इजी इजी अनसिमेट्रिकली, तो इसको याद, क्योंकि जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो स्प्लिटिंग हो जाती है, तो वहां पे बॉन्ड की जो साइज है थोड़ी कम ज्यादा हो जाती है, क्योंकि रिपल्सन कम ज्यादा फील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल बॉन्ड लेंथ और नॉट इक्वल, इसका मतलब है कि सारे बॉन्ड लेंथ, ऑल बॉन्ड, जो मेटल और लीगेंड बॉन्ड है, क्या है, जो मेटल और लीगेंड के बीच की जो बॉन्ड है वो इक्वल नहीं होगी, वो कहाँ नहीं होगी, जहां पे क्या होगा भाई, जॉन टेलर, जहां पे क्या ऑब्जर्व हो रहा हो, जहां पे ये होगा जॉन टेलर डिस्टोर्शन। जॉन टेलर डिस्टोर्शन कहाँ होता है भाई, या तो EG1 हो, या तो EG3 हो, इसी दो पॉसिबिलिटी में। अब सोचो, इसमें निकेल +2 में है, पहले में निकेल +2 में है, निकेल +2 का मतलब
निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। हमें पता है नोबल गैस आर्गन हो गया 18 और 2s के निकल गए, तो डी में कितना है 8। डी 8 में क्या होता है भाई? और ये वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, निकल 3D सीरीज का है, तो हमें सबमें पहले एक एक देना पड़ेगा, फिर पेयरिंग कराना। ये इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि Eg में एक एक अनसिमेट्रिकल नहीं। कोबाल्ट प्लस 3 में, कोबाल्ट प्लस 3 है, कोबाल्ट का कितना होता है भाई 27। 27 का मतलब क्या लिखोगे आर्गन, आर्गन 18 हो गया, 3 हटा दो, 3 हट गए मतलब 24 ही बचे, 24 बचे मतलब डी में 6 आएंगे। डी में 6 का क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी इजी सिमेट्रिकल है, यहाँ पे भी नहीं होगा। चलो कॉपर 2 प्लस में आ जाते हैं। कॉपर 2 प्लस कैसा होगा भाई? कॉपर का होता है 29, तो लिखेंगे आर्गन, दो निकाल देंगे, बचेगा 27। क्या बचेगा? 27। तो दो निकाल दिए, 27 बचा, 18 हो गया, 18 हो गया मतलब डी में क्या आएगा भाई? डी में 9 आएगा। डी में 9 तुम्हें फिल करना है, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो गया। कौन? ईजी आपका क्या हो गया? ईजी आपका अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो गया, मतलब एक में दो है, एक में एक। इसका मतलब कहाँ पे ऑब्जर्व होगा जॉन टेलर डिस्टोर्शन? यहाँ पे, यहाँ पे जो मेटल लिगेंड की जो डेप्थ होगी बॉन्ड, वो कम ज्यादा हो जाएगी, जहाँ पे वो एक बराबर नहीं रहेगी। ठीक है, चलो इसका बता दो अगला। क्या जॉन टेलर डिस्टोर्शन इज ऑब्जर्व्ड इन, बताओ। D8 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तभी नहीं आएगा, D8 में तो आएगा ही। D8 में नेवर हैपेंड, तुम भर के देख लो, चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई, क्योंकि आपको पता है D8 D9 D10 ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कुछ भी कर लो आउटर ही रहे। D8 में तो कभी नहीं होगा, तुम भर के देख सकते हो। D7 में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाँ इसमें हो सकता है। लो स्पिन में क्या होता है भाई? लो स्पिन में क्या होता है कि T2G में पहले 6 भरते हैं, Eg में 2, और इसमें क्या होता है? हाई स्पिन में क्या होता है? T2G में यहाँ 6 ही आएगा और Eg में 2 आएगा। तो यहाँ पे लो स्पिन था, लो स्पिन था, लो स्पिन में क्या होता है? पहले T2G फिल कर दो, कितने भाई 6, फेयरिंग हो जाती है ना लो स्पिन में, Eg में एक ही आएगा, इसका मतलब यहाँ पे जॉन टेलर ऑब्जर्व होगा। E7 हाई स्पिन, हाई स्पिन में क्या होगा भाई? पहले सब में एक एक जाता है, तो Eg में 2 गया होगा और T2G में 4। D5 में लो स्पिन कॉपी, लो स्पिन में मतलब पहले T2G भर दो, जब तक T2G नहीं भरा जाएगा Eg में। देख लो अनसिमेट्रिकल किसमें है? Eg में है ही नहीं, सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल ये वाला D7 वाला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब आपको D8 में कभी ऑब्जर्व नहीं होगा, आपको जॉन टेलर D9 में दिखाई देगा, चाहे वो लो स्पिन हो चाहे वो हाई स्पिन हो, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। और कहाँ दिखाई देगा? और कहाँ दिखाई देगा? और दिखाई देगा D7। D7 में कब दिखाई देगा? D7 में भी ऑलवेज दिखाई देगा, चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन। क्या सही बात है? चलो चेक कर लेते हैं। तुम सोच लो, अगर D7 है और हाई स्पिन, हाई स्पिन में क्या होगा? पहले सब में एक एक जाएगा, 5 और 2 7, देखो अनसिमेट्रिकली सिमेट्रिकली। तो D7 D9 वाले जो है ऑलवेज नहीं है, ऑलवेज नहीं है, ऑलवेज नहीं है, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज D9 वाला है। D7 में दो पॉसिबिलिटी, लो स्पिन वाला दिखाएगा, हाई स्पिन वाला नहीं दिखाएगा, करेक्ट। और D4 वाला भी दिखाएगा, तब D4 वाला कब दिखाता है पता है? जब हाई स्पिन। और D7 वाला कब दिखाएगा? जब लो स्पिन हो। यही तीन पॉसिबिलिटी। D9 वाला जो है ऑलवेज, इसके अलावा आप देख लो कोई नहीं दिखाएगा, इसके अलावा आप देख लो, अगर कोई बन गया तो कहना। ठीक है, तो क्वेश्चन स्पीड होनी चाहिए, आप कैसे अप्रोच करो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। एग्जाम में आपको अप्रोच आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सारा मामला अप्रोच का, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, अदरवाइज आप टाइम लगा।
क्वेश्चन आने का कमाल नहीं, उस टाइम लिमिट में सॉल्व करना कमाल। इन द कॉम्प्लेक्स FeH2O5 NO2 पॉजिटिव, इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बताओ। चलो भाई, NO क्या होता है? नाइट्रोसोनियम, ये है इस जिसपे आयरन +1 में आता है, करेक्ट। इसमें आयरन +1 में, बताओ। अब अगर मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं आयरन का, तो क्या लिखूंगा भाई? आर्गन। मैं आयरन +1 पे लिख रहा हूँ। आयरन प्लस आयरन होता है 26, ठीक है। 26 होता है। अब देखो मैग्नेट, तो अब क्या चाहिए हमें? एक निकाल दो, एक निकल गया, 25 बचा। 18 हो गया ये। 18 हो गया मतलब कितना बचा? 25 का मतलब D7 बचा। D7 का मतलब भाई, D7 का मतलब 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेड है? 3। 3 अनपेड में मैग्नेटिक मोमेंट पता है √3 3 + 2, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, उस 3 अनपेड है तो आंसर 4 से थोड़ा कम आता है। 4 है तो 5 से थोड़ा कम रहेगा, 5 है तो 6 से थोड़ा कम रहेगा। तो आंसर पहला तो करेक्ट। अच्छा, हमसे इनकरेक्ट पूछा। पहला तो करेक्ट। फेलर चेंज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर मेटल लीगेंड। आयरन इज इन +1, ये बात सही है। फेलर, हाँ ये सही है। इनकरेक्ट कौन है भाई? बी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आता है, आपने पढ़ा है, जो चार्ज जो उस पे कलर आता है वो इसकी वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन जो T2G वाला एक्साइट करता है, DD ट्रांजिशन बोलते हैं ना इसमें। चार्ज मेटल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो KMnO4 वाले में आता है। मेरे हो ना KMnO4। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट DD ट्रांजिशन वाला है। हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट भी है, ठीक है। क्वेश्चन की नंबरिंग मत देखो, आगे पीछे कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो देखो समझ के चलते। क्वेश्चन की नंबरिंग मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन देखो। ग्रेटर द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन बाय लीगेंड, ग्रेटर एबिलिटी, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, एकदम right। जितनी ज्यादा उसकी एबिलिटी होगी, किसकी? मेटल की, लीगेंड, लीगेंड की मेटल को डोनेट करने की, मतलब उतनी बॉन्डिंग क्या होगी, उतनी बढ़िया होगी। जितना अच्छा डोनर होगा भाई, उतनी अच्छी उनके बीच में क्या बनेगी? बॉन्डिंग बनेगी। उसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा। लिगेंड हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेटमेंट वन तो करेक्ट। लोअर द फॉर्मेशन कांस्टेंट, हायर द स्टेबिलिटी, ये रॉन्ग है। फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या? यही जो मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़िया है, क्या है भाई? बॉन्ड फॉर्मेशन बेटर है, एकदम बढ़िया, तो रिएक्शन को हम मानते हैं कि फॉरवर्ड जा रही है। तो क्या होगा भाई? जितनी बढ़िया होगी उतना KF क्या होगा? फॉर्मेशन कांस्टेंट उतना ज्यादा हो, क्योंकि लीगेंड क्या कर रहे हैं? ज्यादा बढ़िया से क्या कर रहे हैं? जितना बॉन्ड फॉर्मेशन बेटर होगा, बेटर बेटर बेटर, उतना KF ज्यादा होगा। जितना KF ज्यादा होगा उतनी ही स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब ये कह रहा है कि लोअर द फॉर्मेशन, नहीं नहीं, हायर द, नहीं नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये रॉन्ग। ओनली फर्स्ट करेक्ट, ओनली, बोथ करेक्ट नहीं, ओनली फर्स्ट करेक्ट, समझ गए? सिर्फ कौन सा करेक्ट है? करेक्ट। अच्छा, कुछ और भी आया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो आसान है, बता सकते हो। बोरान की लिथियम से ज्यादा होती है। अच्छा। सल्फर की फ्लोरीन से ज्यादा होती है। अच्छा। और क्या है भाई? बोरान की लिथियम से ज्यादा नहीं होती है, रॉन्ग है। क्योंकि देखो लिथियम के पास, हाँ ये भी, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, बोरान के पास 5 है। तो ये भी है कि जो थर्ड ए वाले हैं जनरली 13th ग्रुप से थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है। थर्ड जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 से 2s2 हो जाएगा, मतलब इसका जो s है वो क्या हो जाएगा? फिल्ड हो जाएगा, इसीलिए लिथियम की ज्यादा होती है। सल्फर की फ्लोरीन से ज्यादा नहीं, फ्लोरीन की ज्यादा। कार्बन की नाइट्रोजन ज्यादा, हाँ सही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन तो ऑलरेडी क्या है भाई? हाफ फिल्ड, इसलिए नाइट्रोजन से तो ज्यादा होती है। बेरिलियम की नाइट्रोजन से ज्यादा नहीं, बेरिलियम की तो कम होती है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम तो एस फील्ड, बेरिलियम की तो नाइट्रोजन से,
कम होती है, ठीक है, सबसे कम होती है अपने, देखो जो सेकंड पीरियड है उसमें सबसे लीस्ट होती है नियॉन, सबसे लीस्ट क्या होती है नियॉन, नियॉन सबसे लास्ट, फिर बेरेलियम आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, मतलब इनकी सबसे लीस्ट होती है। लीस्ट का मतलब इनकी पॉजिटिव होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते, समझ गए। चलो आगे बढ़ते, ये विच ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस, कह रहा है इसमें कौन सा ऑक्साइड है जो दोनों से रिएक्ट कर जाए, दोनों से रिएक्ट कौन करता है भाई, जिनका नेचर कैसा हो, एम्फोटेरिक। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ये तो बेसिक पता है आपको, ये मैंगनीज है, ये भी क्या है, बेसिक। मैंगनीज प्लस साथ में एसिडिक होता है, Mn2O7 एसिडिक होता है, ध्यान दें। Cr3 एसिडिक होता है, Cr2O3 ये एम्फोटेरिक है, क्रोमियम प्लस 3 में एम्फोटेरिक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है एसिड। नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, कौन भाई, एक नाइट्रिक ऑक्साइड है और एक नाइट्रस, ये न्यूट्रल होते हैं, सब आपको पता होगा। तो जो दोनों से रिएक्ट करेगा वो एम्फोटेरिक। एक बार और याद रखिए, टाइटेनियम जो है +4 में, टाइटेनियम +4 में एम्फोटेरिक होता है, क्या होता है, क्या होता है भाई, एम्फोटेरिक। वैनेडियम +5 में एम्फोटेरिक, क्रोमियम +3 में एम्फोटेरिक होता है, और मैग्नीज +4 में भी एम्फोटेरिक होता है। मैं ये डी ब्लॉक बता रहा हूँ, तो ये चारों एम्फोटेरिक होते हैं, मैंगनीज +4, क्रोमियम +3, वैनेडियम +5, टाइटेनियम +6। डी ब्लॉक पढ़ोगे आपने, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, इन विच ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट डिक्रीज डाउन, बताओ, कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ग्रुप में, ये देखो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में जो तुम्हारे सिलेबस में बचा है वो ट्रेंड्स बचा है और एनोमलस प्रॉपर्टी बची है और ऑक्सीएशन, बस इतना ही पढ़ना है आपको उसमें। ये देखा जाए तो पी ब्लॉक का कह रहा है कि इस ग्रुप में नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, 17 ग्रुप में तो कह रहा है नॉट डिक्रीज, घटती नहीं है, 17 ग्रुप में तो घटती है नीचे जाने पे, 15 में घटती है, 16 में घटती है, मतलब 15, 16 और 17 इसमें डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप जाने, ठीक है। हमारे पास बचे ये दो, कौन, कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन की सिलिकॉन से ज्यादा है, फिर उसके बाद अप्रोक्स कांस्टेंट, ये भी आपको पता हो, तो यहाँ घट नहीं रही, देखो यहाँ घट नहीं रही, कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब न ये है न ये है न ये, बचा कौन तुम्हारे, यहाँ पे क्या होता है ग्रुप 13 में भाई, क्या बड़ा है, सबसे ज्यादा बोरान की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर उसके बाद गैलियम, इंडियम, हेलियम, पुअर शील्डिंग की वजह से, उसके बाद शील्डिंग पुअर, यहाँ शील्डिंग क्यों खराब है, यहाँ डी कॉन्ट्रैक्शन, हेलियम की क्यों खराब है, 4f की शील्डिंग पुअर है, देख रहे हो ऑर्डर ये, यहाँ नीचे जाने पे घट कहाँ है, यहाँ सिर्फ एल्यूमिनियम की सबसे कम है, बोरान की सबसे ज्यादा, देन थैलियम, देन इंडियम, देन गैलियम सबसे खराब है, मतलब नीचे जाने पे घट नहीं रही भाई, नीचे जाने पे वो बढ़ गई, रीजन वही है, पुअर शील्डिंग, समझ गए। हेलियम की क्यों ज्यादा है, पुअर शील्डिंग, हेलियम की क्यों ज्यादा है, पुअर, यहाँ 4f की शील्डिंग है, यहाँ डी कॉन्ट्रैक्शन वाली, डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग, इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 13 ग्रुप ऐसा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पे घटती नहीं है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, टाइटेनियम क्या होता है, छोटा होता है, वही वाला सेम क्वेश्चन है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो ये बता दें भाई आप, आज का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1, आज पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, ऐसे बहुत सारे पार्ट आएंगे, ठीक है क्वेश्चन के, भी पार्ट 1 था, 46 या 45 के आसपास थे क्वेश्चन, ठीक है।
और देखो यहाँ पे वन लिखा हुआ है तो मतलब है ये वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? क्या है? स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम फर्स्ट साइनेसिस ऑफ, यहाँ करेक्ट कौन है भाई? ये करेक्ट नहीं है देखो। नाइट्रोजन की आयनिक ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं होती, आयोनिक साइज। एच माइनस की तो एच माइनस तो बड़ा होता है एफ माइनस से, समझ गए? एच माइनस सिर्फ एफ माइनस से नहीं बड़ा होता। एच माइनस जो होता है एफ से भी बड़ा होता है। एच माइनस जो होता है वो सी एल माइनस से भी बड़ा होता है। एच माइनस जो होता है, अगर ऑप्शन में बी आर माइनस से बड़ा है तो बड़ा ले लो, या अगर जस्ट बराबर है तो भी चल जाएगा। ठीक है, बहुत आसपास है लेकिन अब ठीक है, ये दिया है तो ये भी सही। तो सोचो एच माइनस कितना बड़ा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, निगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़, तो ये रॉन्ग है। जैसे हम आते हैं ये एस सी यादव लाए एसी ना, ये ग्रुप डी ब्लॉक का पहला ग्रुप है, मतलब इसको हम बोलते हैं थर्ड ग्रुप, ये बोलते हैं, या इसी को थर्ड बी भी बोलते हैं, करेक्ट। यहाँ पे कोई एफ इलेक्ट्रॉन नहीं आता, थर्ड ग्रुप में नीचे जाने पे साइज कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती है। एक्सेप्शन इसके बाद कहाँ पे है? टाइटेनियम, और यहाँ से एक्सेप्शन चालू होता है, यहाँ पे बराबर, यहाँ से एक्सेप्शन इसके बाद चालू होता है, यहाँ वाले ग्रुप में शायद नीचे जाने के बाद। ये था हमारा आज का पार्ट वन, फिनिश हुआ। ठीक है, कैसा लगा भाई? चलो अब ऐसे अगले पार्ट में मिलेंगे किसी दूसरे लिंक और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप पढ़ते रहें, जितना पढ़ ले कम।